वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोज के द लास्ट लेसन के समरी के बारे में। पहले हम लोग समरी करेंगे, उसके बाद में जो आपकी एग्जाम है 2024 यानी कि 2024 में जो होने वाले एग्जाम्स हैं उसके बारे में हम उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे बनेंगे वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस समरी को। और समरी स्टार्ट करते हैं, हिंदी जानेंगे, हिंदी के साथ में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आपका समरी है पैराग्राफ वाइज और उसकी हिंदी भी लिखी हुई है। The narrator of the story is Franz, a student in the class of M. Hamel. One morning, Franz was late for school. His teacher M. Hamel had told his class that he would be asking questions on participle on that day. Franz felt like bunking school for a moment, but he resisted the urge and went to school. On his way to school, he saw people clustered in front of the bulletin board, and as usual, he assumed that there was some bad news. It has been happening since Russia annexed their district of Alsace. अब देखिए इसकी हिंदी जानते हैं, इस पैराग्राफ की देखते हैं। कहानी का सूत्रधार फ्रंज है, एम हेमल की कक्षा का एक छात्र। मतलब जो कहानी है ये एक एम हेमल का छात्र जो फ्रंज है उसको डेडिकेटेड है, मतलब उसके बारे में ये कहानी दी गई है। ठीक है, तो सूत्रधार मैन जो है वो क्या है, फ्रंज। एक सुबह फ्रेंच स्कूल के लिए लेट हो गया। मतलब ये उस समय की बात है जब फ्रेंच जो था वो लेट हो जाता है स्कूल के लिए। और उसके शिक्षक एम हेमल ने उसकी कक्षा को बताया था कि वह उस दिन क्रंदंत प्रश्न पूछेंगे। मतलब उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक लेसन दिया था उस दिन और कहा था कि मैं आपसे इससे रिलेटेड प्रश्न पूछूंगा। अब हुआ क्या, फ्रंच को एक पल के लिए स्कूल बंक करने जैसा लगा। वो सोचता रहता था क्योंकि वो हमेशा ही स्कूल को, मतलब स्कूल कभी क्लास ज्वाइन नहीं करता था और स्कूल बंक मतलब छोड़ करके चला जाता था आधे ही, मतलब आधे दिन से कहीं ना कहीं स्कूल छोड़ करके वो चला जाता था। वो भी उसने सोचा कि हमें स्कूल जो है वो बंक कर देना चाहिए, अर्थात कि छोड़ करके चले जाना चाहिए कहीं भी, मतलब उसका मन नहीं लगता था। लेकिन उसने आग्रह का विरोध किया और स्कूल चला गया। अब देखो वो मतलब ना चाहते हुए भी वो स्कूल चला गया। स्कूल जाने के रास्ते में उसने लोगों को बुलेटिन बोर्ड के सामने जमा होते देखा। उसने देखा कि स्कूल रास्ते पर जो बुलेटिन बोर्ड होता था, सूचना बोर्ड, उस पर उसने देखा कि बहुत से लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं। और हमेशा की तरह उसने मान लिया कि कोई बुरी खबर है। और जब भी उस बोर्ड को वो देखता था तो क्या मान लेता था कि इस बोर्ड पर कोई ना कोई बुरी खबर लिखी हुई है। यह तब से हो रहा था जब प्रशिया ने उनके अल्सेस जिले पर कब्जा कर लिया था। मतलब ये घटना तब से ऐसी उसको आभास हो रही थी कि जब से प्रशियों ने अल्सेस जिला जो था उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। चलिए अब अगले पैराग्राफ पर हम लोग विजिट करते हैं। अगला पैराग्राफ हमारा क्या है वो देखते हैं। द डे फेल्ट यूजुअल compared to regular days as there was no commotion in the classroom. Everything was quiet, and instead of being scolded by M. Hamel, Franz was asked to go his seat quickly. He noticed something odd about his teacher. M. Hamel was not wearing his usual clothes. He wore extravagant clothes only meant for school inspection or prize days. Another odd thing that day about the school was that most of the villagers, including the former mayor, farmer, and postmaster, etc., were sitting on the back bench and looked sad. अब देखिए इसमें क्या बताया गया है। वह दिन नियमित दिनों की तुलना में असामान्य दिन था। मतलब वो दिन जो था उनके लिए वो एक असामान्य दिन था, मतलब असाधारण दिन उनके लिए वो था। क्योंकि कक्षा में कोई हलचल नहीं थी उस समय। मतलब वैसे कक्षा में शोर शराबा, सब बच्चे इधर उधर घूमते रहते थे, लेकिन उस दिन हलचल कोई भी नहीं उनको दिख रही थी। सब कुछ शांत था और एम हेमल द्वारा डांटे जाने के बजाय फ्रंच को जल्दी से अपनी सीट पर जाने के लिए कहा गया। मतलब वैसे जब भी फ्रंच जो था लड़का, वो जब भी लेट आता था तो उसको टीचर जो था वो डांटते थे, देर से आने के लिए उसको दंडित किया जाता था। लेकिन उस दिन अध्यापक ने उसको कुछ भी नहीं कहा और कहा क्या कि अपनी सीट पर अतिशीघ्र जाइए। उसने अपने शिक्षक के बारे में कुछ अजीब देखा। मतलब उस दिन शिक्षक का जो व्यवहार था वो कुछ अलग ही था पहले की अपेक्षा। एम हेमल ने अपने सामान्य कपड़े नहीं पहने थे। और उस दिन एम हेमल जो थे वो अपने सामान्य पहले जैसे कपड़े डेली पहन कर आते थे उस तरह के उन्होंने कपड़े उस दिन नहीं पहन रखे थे। उन्होंने असाधारण कपड़े पहने थे जो केवल स्कूल निरीक्षण या पुरस्कार के दिनों के लिए थे। मतलब वो उस दिन वो कपड़े पहन कर आए थे जिस दिन कोई समारोह होता था या स्कूल का निरीक्षण होता था, उस दिन वो कपड़े पहन कर आते थे, या कहीं निरीक्षण पर जाना होता था। मतलब स्पेशल उन्होंने क्लॉथ्स अपनी पहन रखी थी उस दिन। उस दिन स्कूल के बारे में
एक और अजीब बात यह थी कि अधिकांश ग्रामीण, जिनमें पूर्व मेयर, पूर्व पोस्टमास्टर आदि शामिल थे, मतलब उस दिन जो भी लोग आए हुए थे वो पहले तो बच्चे ही हुआ करते थे, लेकिन उस दिन क्लास क्लास में ग्रामीण मतलब गांव के लोग जो थे वो, और पहले के जो मेयर थे वो, और पोस्टमास्टर, मतलब सभी जो भी कर्मचारी थे उनसे सभी से वो पूरा क्लास भरा हुआ था। पीछे की बेंच पर वो सभी बैठे हुए थे और उदास दिख रहे थे, मतलब वो सभी आकर के बैठे हुए थे उस क्लास में और सभी उदास दिख रहे थे। तो चलिए विजिट करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर अपने, उसमें देखते हैं क्या बताया गया है। अगला पैराग्राफ। As the class began, the teacher M. Hamel announced that this was his last French lessons for his students, as the Prussians has announced that the French would no longer be taught in school. French felt a sudden pang of remorse. He realized what the bad news on the bulletin board was. French was no longer to be taught in schools. French felt sorry about bunking his class and not bothering about his lessons. He realized that he realized the villagers had come there to pay their respect to M. Hamel's 40 years of service as a teacher. It was also about showing respect for their country, which was no there anymore. चलिए इसकी हिंदी जानते हैं। हिंदी क्या है? जैसे ही कक्षा शुरू हुई, शिक्षक एम हेमल ने घोषणा की कि यह उनके छात्रों के लिए उनका आखिरी फ्रेंच पाठ था। अब उन्होंने मतलब एम हेमल ने बताया कि यह जो पाठ है वो आज के लिए बस आखिरी पाठ है फ्रेंच भाषा में। अन्य इसके बाद में कोई भी फ्रेंच भाषा का पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि प्रसियाई लोगों ने घोषणा की थी कि अब स्कूलों में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। फ्रेंच को अचानक पछतावे का आभास होने लगा। अब फ्रेंच जो था अब स्कूलों में क्या हो गया, क्योंकि अब स्कूलों में कोई भी भाषा जो भी फ्रेंच चल रही थी, फ्रेंच पढ़ाई जा रही थी, एमएमएल फ्रेंच भाषा पढ़ाते थे स्कूलों में, वो भाषा अब नहीं पढ़ाई जाएगी। अब कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी? तो अब अन्य कोई भाषाएं जो भी जिसने अपने मतलब उस जिले को गुलाम बना लिया है, तो वो लोग जो भी भाषा लागू करेंगे उस भाषा को पढ़ाया जाएगा। अब अचानक क्या हुआ, फ्रेंच जो था लड़का, उसको अपने पछतावे का एहसास हुआ कि उसने गलती की थी, क्योंकि वो बंक करके क्लास चला जाता था। उन्होंने महसूस किया कि बुलेटिन बोर्ड पर बुरी खबर क्या थी। अब उसको यह महसूस हुआ कि बुलेटिन बोर्ड पर जो बुरी खबर थी वो क्या थी। फ्रेंच अब स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाएगी। फ्रेंच जो भाषा है वो अब स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाएगी। फ्रेंच को अपनी कक्षाओं को बंक करने और अपने पाठों की परवाह न करने का अफसोस हुआ। अब वो अफसोस करने लगा कि हमने जो क्लासेस बंक की हैं, मतलब पढ़ाई नहीं, बीच से छोड़ कर चले गए, कहीं कहीं चला जाता था वो लड़का, तो इसलिए अब उसको अफसोस होने लगा। उन्होंने महसूस किया कि एक शिक्षक के रूप में एम हेमल की 40 साल की सेवा के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए ग्रामीण वहां आए थे। अब उसने यह महसूस किया कि एम हेमल जो थे उनको सम्मान देने के लिए वहां पर ग्रामीण लोग जो थे वो आए हुए थे वहां पर। यह अपने देश के प्रति सम्मान दिखाने के बारे में भी था, मतलब अब देश गुलाम हो चुका था तो वो अपने देश के सम्मान कहें या फिर शिक्षक का सम्मान कहें, ये दिखाने के लिए वहां पर लोग इकट्ठा हो गए थे, जो अब उनका नहीं था, क्योंकि अब वो देश गुलाम हो चुका था, तो इसलिए अब उनका देश वो नहीं था। अब बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की। नेक्स्ट में क्या है चलिए देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, when it was Fran's turn to recite, M. Hamel was a peasant. He did not scold France. He went on to discuss their district problem, the assumption that they always had plenty of time. That is how the students left in their lesson because they had taken their freedom and time for granted. Then M. Hamel blamed himself and French parents for making him do course rather than letting him focus on his study. चलिए देखते हैं इसमें क्या है। जब फ्रेंच को सुनाने की बारी आई, मतलब कविताएं हो रही थी उस दिन अपनी फ्रेंच भाषा में, लोग अपने भाषण दे रहे थे, तो उस दिन जब फ्रेंच की बारी आई तो एम हैमल धैर्यवान थे, बहुत ही धैर्यवान, मतलब बिल्कुल एकदम शांत थे। अब धैर्यपूर्वक उन्होंने कहा, क्या कहा, उसने फ्रेंच को डांटा नहीं। अब धैर्य से मतलब उस पहले जो होता था वो जब भी सुना नहीं पाता था, कोई भी लेसन नहीं सुना पाता था या क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता था, तो फ्रेंच को क्या करते थे एम हैमल, डांटते थे, ठीक है। लेकिन उस दिन उन्होंने डांटा बिल्कुल नहीं, उन्होंने अपने जिले की समस्या पर चर्चा की। उन्होंने किस पर चर्चा की? तो एम हेमल ने अपने जिले की समस्या पर चर्चा की, ठीक है, कि क्या हमारे जिले में समस्या है और हम क्यों अब फ्रेंच भाषा नहीं सीख पाएंगे। यह धारणा कि उनके पास हमेशा बहुत समय होता है। अब पहले की धारणा क्या थी कि उनके पास बहुत समय होता था, लेकिन अब उनके पास समय नहीं था। इस तरह छात्र अपने पाठों में पीछे रह गए, क्योंकि उनके पास बहुत समय होता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो समय गंवा देते, क्योंकि उन्होंने अपनी स्वतंत्रता और समय को हल्के में लिया था। मतलब उस समय की उन्होंने वैल्यू नहीं की और समय को हल्के में लिया। जो उनको स्वतंत्रता मिली थी वो भी, उसका भी मतलब उन्होंने सम्मान नहीं किया।
फिर एम हैमल ने खुद को और फ्रेंच के माता पिता को उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने देने के बजाय काम करने के लिए दोषी ठहराया। उसके बाद में उन्होंने क्या ठहराया कि जो फ्रेंच था उसके जो माता पिता थे उन्होंने उसको वो भी मतलब उसका काम जो था वो भी सौंप देते थे, कहीं बागवानी का काम, कहीं मछली पकड़ने का काम, मतलब इस तरह का काम वो काम करता रहता था। वो भी नहीं काम करवा पाते, मतलब पढ़ाई के लिए नहीं कहते थे। दूसरी चीज, अध्यापक जो हैमल थे वो भी उसको सही ढंग से पढ़ाया नहीं। तो दोनों मतलब माता पिता और अपने आप को दोनों को वो क्या मानते हैं, दोषी यहाँ पर ठहराने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्रेंच की पढ़ाई में जो है वो हम दोनों लोग दोषी हैं। ठीक है, चलिए विजिट करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, चलिए देखते हैं। एम हैमल went on to talk about the beauty of the French, their mother and tongue, and how everyone should hold on to it even if it were not taught at school. He explained that when the people are enslaved, the only key to redeeming their freedom is common language that they share. He had brought new copy for the student and decorated the classroom for them. Franz felt that everything his teacher was teaching was lucid and easy to understand. He blamed himself for not listening to the lesson properly. Franz discovered that M. Hamel was supposed to leave the country. अब देखिए एम हेमल ने क्या किया। एम हेमल ने फ्रेंच की सुंदरता के बारे में बात की, उनकी मातृभाषा और कैसे सभी इसे धारण करना चाहिए। मतलब एम हेमल क्या बात करने लगे, फ्रेंच की सुंदरता और उसकी मातृभाषा के बारे में उन्होंने बात की और इसे हमें क्यों धारण करना चाहिए, क्यों नहीं छोड़ना चाहिए अपनी मातृभाषा को, भले ही इसे स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता हो। उन्होंने समझाया कि जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है तो उनकी स्वतंत्रता को भुनाने की एकमात्र कुंजी है, मतलब उनकी स्वतंत्रता को भुलाने की एकमात्र ये कुंजी होती है कि उनकी मातृभाषा को ही हम भुला दें। वह आम भाषा है जिसे वे साझा करते हैं, मतलब वो जो भाषा है जो एक दूसरे से शेयर करते हैं वो एक आम भाषा है। वह छात्रों के लिए नई कॉपियाँ लाया। अब देखो वो क्या लेकर आए, छात्रों के लिए नई कॉपियाँ लेकर आए और उनके लिए कक्षा को सजाया भी था। फ्रंज ने महसूस किया कि उनके शिक्षक जो कुछ भी पढ़ा रहे थे वह स्पष्ट और समझने में आसान था। अब उसको ये लग रहा था, फ्रेंच जो था, अब उसको ये लग रहा था कि उसके टीचर अध्यापक जो भी उसको समझाते थे वो आसान था, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं था। उसने पाठों को ठीक से ना सुनने के लिए स्वयं को दोषी ठहराया। अब वो फ्रेंच क्या कर रहा है, अपने आप को दोषी मान रहा है। अभी तक तो मतलब माता पिता अध्यापक तक ही था, लेकिन अब वो अपने आप को ही दोषी मान रहा है। क्यों? क्योंकि वो पाठ जब एम हेमल पढ़ाते थे तो ठीक ढंग से वो क्या नहीं करता था, सुनता नहीं था, इसलिए उसने अपने आप को दोषी ठहराया। फ्रेंच ने पाया कि एम हेमल को देश छोड़ना था। अब फ्रेंच को यह पता चला कि एम हेमल जो थे वो अब इस देश को छोड़ करके चले जाएंगे, ये उसके सामने बात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है। He realized how difficult it must have been for the teacher to leave a place he had stayed and served in for 40 years. As the clock struck 12 and the Persians blew their trumpets, the class ended and M. Hamel said goodbye to his class by writing Vive la France on the blackboard. Since he was too emotional to speak, he he leaned his head against the wall and made a gesture with his hand and implying that the school was dismissed. अब देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने महसूस किया कि उनके शिक्षक के लिए उस स्थान को छोड़ना कितना कठिन होगा। अब फ्रेंच को यह महसूस हो रहा था कि शिक्षक जो इतने दिनों से एक ही स्थान पर काम कर रहे थे उनके लिए ये स्थान छोड़कर जाने के लिए कितना कठिन हो। जैसे कि कोई भी व्यक्ति हो, वो अगर कहीं पर काम कर रहा है या काफ़ी दिनों तक काम करता हो, उसके बाद में उस स्थान को उसको छोड़ने के लिए कहो तो वो छोड़कर इतनी जल्दी नहीं जा सकता है। तो उनके लिए भी ये जहाँ पर वो पढ़ा रहे थे तो वो उस स्थान को छोड़कर जाने के लिए बहुत ही कठिन हो रहा था, जहाँ वे 40 वर्षों तक रहे और सेवा की। मतलब जहाँ पर वो रह करके सेवा लोगों की करते थे वहाँ से अब जाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, मतलब घड़ी में जैसे ही 12 बजे और प्रसियाइयों ने क्या किया, अपनी तुरहिया बजाई। मतलब उन्होंने एक तुरहिया मतलब एक बाजा टाइप से होता है, तो उन्होंने अपनी तुरहिया बजाई और कक्षा समाप्त हो गई। मतलब उस समय जैसे उन्होंने तुरही बजाई और कक्षा समाप्त हो गई और एम हेमल ने ब्लैक बोर्ड पर विवे ला फ्रांस लिखकर अपनी कक्षा को अलविदा कह दिया, क्योंकि वह बोलने के लिए बहुत भावुक थे। उसने दीवार के खिलाफ मतलब दीवार के बल अपना सिर झुकाया, दीवार के सामने उन्होंने अपना सिर झुकाया और अपने हाथों से एक इशारा किया जिसका अर्थ था कि स्कूल को बर्खास्त
कर दिया गया है, मतलब हाथों से इशारा करते हुए उन्होंने स्कूल को बर्खास्त करने की बात कर दी। और यहाँ पर आया है विवेला फ्रांस। विवेला फ्रांस का मतलब क्या है? विवेला फ्रांस का मतलब है फ्रांस जिंदाबाद, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने ये अपने भावनाएं विचार प्रकट किए हैं इस लेसन में। ये थी समरी, जो कि आपकी बहुत ही सिंपल समरी थी। ऐसी हमारी क्लासेस और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में लिस्ट आपको मिल जाएगी, प्ले लिस्ट, तो वहाँ पर जा करके आप बहुत सी क्लासेस देख सकते हैं। बस इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, कीप वॉचिंग परीक्षा इंस्टीट्यूट। थैंक यू।